हेलो दोस्तों। और एक कहानी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त और होस्ट गुड्डी आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है शक्तिशाली कौन। एक दिन एक ऋषि गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। नहाने के बाद ऋषि ने जैसे ही अपनी हथेली में जल लिया और पूजा अर्चना के लिए आंखें बंद की, उसी समय एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उसकी चोंच में दबी एक नन्ही सी चुहिया निकलकर सीधे ऋषि के हाथ पर आ गिरी। ऋषि ने आंखें खोली तो देखा एक छोटी सी डरी सहमी चुहिया उनकी हथेली पर बैठी थी। उन्हें उस छोटी सी चुहिया पर दया आ गई। अपनी योग साधना के बल पर उन्होंने उस चुहिया को एक लड़की बना दिया। वह लड़की उस ऋषि की पुत्री बनकर उनके साथ रहने लगी। वो बहुत सुंदर थी। ऋषि अपनी सुंदर सुशील पुत्री को देखकर गर्वित होते थे। एक दिन ऋषि के मन में विचार आया कि पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। वो सोचने लगे कि मेरी गुणी सुशील सर्वगुण संपन्न पुत्री के लिए तो एक सदाचारी और विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बलशाली तो सूर्य ही है। क्यों ना मैं सूर्य से अपनी पुत्री के विवाह की बात चलाऊं। मन में ये विचार आते ही ऋषि सूर्य के पास जा पहुँचे। ऋषि ने सूर्य से कहा, हे सूर्यदेव, तुमसे बलशाली तो पूरे विश्व में कोई नहीं। मेरी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो। सूर्य ने कहा, सुनो ऋषिवर, निसंदेह तुम्हारी पुत्री अत्यंत सुंदर एवं गुणी है, किंतु मुझे खेद है कि मैं विश्व का सबसे बलशाली व्यक्ति नहीं हूँ। सत्य तो ये है कि बादलों का राजा मेघनाथ मुझसे अधिक बलशाली है। वह जब चाहे मेरे तेज और चमक को अपने पीछे छुपा लेता है। उसकी गर्जना और बिजली की कोन से सारा विश्व उससे डरता है। मेरे विचार में आप मेघराज को अपना दामाद बनाए तो बेहतर होगा। ये सुनकर ऋषि बादलों के नगर में मेघराज के महल में पहुंचे और कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, क्योंकि सूर्य ने कहा है कि तुम विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। ऋषि की बात सुनकर मेघराज बोले, महाराज, मैं सूर्य से बलशाली तो हूँ, पर मुझसे अधिक शक्तिशाली तो पवनराज है, जो मुझे एक सूखे पत्ते की तरह उड़ा ले जाता है। मेरी पुत्री गर्जना और बिजली उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। मेरे विचार में आपकी सर्वश्रेष्ठ पुत्री के लिए योग्य वर पवनराज हो सकते हैं। मेघराज की बात सुनकर ऋषि पवनराज के पास पहुँचे और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की। ऋषि की बात सुनकर पवनराज ने कहा, हे ऋषिवर, हो सकता है मैं मेघराज से अधिक बलशाली हूँ, लेकिन मुझसे कहीं अधिक बलशाली तो पर्वतों के राजा पर्वतराज है। मैं उनके बल की तुलना में तो कहीं भी नहीं ठहरता। अपनी तेज हवाओं से मैं पर्वतराज को रत्ती भर भी नहीं हिला सकता। वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मेरे विचार में पर्वतराज आपके सुयोग के दामाद हो सकते हैं। ऋषि पर्वतराज के महल में पहुँचे और फिर वही बात दोहराई। सुनकर पर्वतराज ने कहा, ऋषिवर, सारा विश्व मुझे शक्तिशाली और बलवान मानता है, लेकिन जैसा मैं दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। केवल मैं ही अपनी कमजोरी को जानता हूँ। मैं पवनराज से तो बलशाली हूँ, परंतु मैं बहुत विशालकाय हूँ और काफ़ी भारी हूँ। एक कदम भी चल नहीं सकता। मैं कठोर दिखता हूँ, पर चूहों का राजा
मूसक राज मुझसे अधिक शक्तिशाली है। उसने अपने बल और बुद्धि के दम पर मेरे चारों तरफ कई बिल बना रखे हैं, पर मुझ में इतना दम नहीं कि मैं उसे ऐसा करने से रोक सकूं। उसकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। मेरे विचार में वही आपका दामाद बन सकता है। अब ऋषि मूषक राज के पास गए। मूषक राज ने अपने बिल से बाहर आए। ऋषि की बात सुनकर मूषक राज अति प्रसन्न हुआ। वह बोला, निसंदेह मैं पर्वतराज से अधिक बलशाली हूँ। मुझे आप जैसे महान ऋषि का दामाद बनकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी। परंतु इतना कहकर मूषक राज चुप हो गए। ऋषि उसकी इस चुप्पी का कारण समझ गए। बोले, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान गया हूँ। शायद तुम अपने आकार को लेकर चिंतित हो, लेकिन मैं अपनी योग शक्ति के माध्यम से तुम्हें एक नौजवान पुरुष से परिवर्तित कर सकता हूँ। मूषक राज ने शीघ्रता से कहा, हे ऋषिवर, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप मेरी चिंता को समझ ही नहीं सकते। मैं छोटा दिखता हूँ पर कमज़ोर नहीं हूँ। मुझ में बल, बुद्धि और चातुर्य है। मेरा आकार और चिंता की बात नहीं है। कृपया मेरे महल देखिए। यह आपकी पुत्री के लिए बहुत छोटा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें समा नहीं सकती। इतना सुनकर ऋषि ने कहा, यह तो कोई परेशानी ही बात नहीं हुई। और तब ऋषि ने अपना योग साधना के बल पर अपनी पुत्री को पुनः चुईया बना दिया और मूषक राज से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मित्रता एवं रिश्ता समान आचार वालों के साथ ही उत्तम रहता है। अतः मित्रों, रिश्तेदारों का चयन उनके वैभव, धन संपत्ति को देखकर नहीं, वैचारिक एकता को देख के करें। कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, और एक कहानी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त और होस्ट